नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं हूं नितिन भानु और आपका एडुयान चैनल पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने वाले हैं इस लेक्चर से और ये उम्मीद है 10 दिन में मैं ये ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग और क्या देखने वाले हैं, उप्स प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं। ठीक है, और फिर समय बचता है तो हम लोग सी लैंग्वेज भी देख लेंगे जो उसका मोटा मोटा रिक्वायरमेंट है। बाकी ये किन के लिए फ़ायदेमंद है तो ये अभी मैं बीपीएससी ट्रिक हिसाब से बना रहा हूँ तो वो ठीक है, बट उसके अलावा भी जिस भी एग्जाम में C++ या उप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप पाइथन पढ़ना चाहते हैं तो मैं एनसीईआरटी की क्लासेस ले रहा हूँ, क्लास 11 एनसीईआरटी, तो उसमें मैं पाइथन कवर करवा रहा हूँ वहाँ पर। तो जिनको उसकी ज़रूरत हो तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी C++ वाले यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, काम पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ है, लास्ट में मैंने एक QR कोड रखा है। ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि QR कोड मैंने रखा है। जिन अभ्यर्थियों को लगे कि हाँ सर अच्छा काम कर रहे हैं, सर को सपोर्ट करना चाहिए, तो गुरु दक्षिणा हो या सपोर्ट हो, जैसे समझ के आप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग C++ प्रोग्रामिंग। तो C++ प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट जो है वो किसने किया था, कौन ने इसको, मतलब इसका इजाद किसने किया था, तो ही वॉज ज़ारने तुरस्त्रूप। ठीक है, रशियन नाम टाइप का लग रहा है बट वो जाने दीजिए। आपको थोड़ा याद रखने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ कि BCD। ठीक है, बी से जारने है, बी साइलेंट होता है, C इज़ फॉर C++ एंड D इज़ फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एक बार ये पूरा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं पूरा जो है इसका प्रिंट निकाल करके आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप का लिंक इसमें है, डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक इसमें दिया हुआ है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो डेवलपमेंट किसने किया है, ज़ारने तुरस्त्रूप ने। ठीक है, एज एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या था, हमारे पास C लैंग्वेज ऑलरेडी अवेलेबल था, तो थोड़ा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि C आया, फिर C++ आया, ठीक है, फिर जावा आया। ठीक है, C++ जावा आया। तो ये क्या है कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, जिनको C++ आता है उनके लिए C में माइग्रेट करना या जावा माइग्रेट करना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं। लेकिन C से सीधा जावा में जाएंगे तो थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है। ठीक है, तो मैंने जावा में मतलब काफ़ी कोडिंग किया हुआ है, तो मेरा बेस ये था। बाकी C++ चूँकि मैंने जावा में किया हुआ तो C++ मेरे को आसानी लगता है। पाइथन वगैरह जो है वो उस टाइम पे नहीं था जब मैं बीटेक कर रहा था, तो वो अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को भी उससे ज्ञान मिल रहा है। बट क्या होता है ना कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ क्लियर हो जाती है दिमाग में, तो कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो मिलता जुलता ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई आम है तो कोई इमली है। ठीक है, आम है तो कोई मालदा होगा, बम्बई होगा, ठीक है ना, जर्दा होगा, जर्दालू होगा, अम्रपाली होगा, तो वो आम में ही वेरिएशन होता है। आम का इमली कभी कोडिंग में नहीं होता है। तो एक आप कोई आप कोई प्रोग्राम का लैंग्वेज समझ लीजिए, तो बाकी सारे जो है मिलते जुलते जैसे ही होते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे, एज एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज। तो C लैंग्वेज में कुछ खामियां थी, कुछ समस्याएं थी, कुछ शॉर्टकमिंग्स था, तो ओवर द टाइम लोगों को लगा कि यार कोई एक नया लैंग्वेज डेवलप होना चाहिए, तो यहाँ पर C++ निकल के आया। इसमें 4 मेजर अपडेट्स देखे गए हैं। ठीक है, तो 4 मेजर अपडेट्स अपने क्या क्या हैं, पहला 2011 में आया था। ठीक है, उसके बाद 2014 में आया था, उसके बाद 2017 में आया था, और फिर 2020 में आया था। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 2011 में जो आया था उसको C++11 बोलते हैं, 2014 वाले को C++14 बोलते हैं, C++17 और C++20, जो आप नाम से ही बता सकते हैं। तो ये है एक्चुअली C++ के ही लैंग्वेज, लेकिन जो वर्जन अपडेट आया तो वर्जन अलग अलग वर्जन आया, तो उस वर्जन के हिसाब से नाम रख दिया गया। C++11, C++14, C++20 ऐसे करके वर्जन के हिसाब से नाम रख दिया गया। तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कब कौन सा आया था। ठीक है, अब कब कौन सा आया था ये तो आपको नाम में ही दिख रहा है। C++11 जो है वो 2011 में आया था। तो लास्ट का जो 2 है 11, यहाँ भी 11 देखेंगे आप, 14 तो यहाँ भी 14 है, यहाँ 17, यहाँ 20 तो 20। ठीक है, तो 4 इसमें मेजर अपडेट्स आए हैं। इसके अलावा फीचर्स क्या हैं, एक तो उप्स के फीचर्स सारे इसमें देखने के लिए मिलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अलाउज रीयूज़। रीयूज़ कहने का मतलब आप उसको एडिट करके मतलब रीयूज़ कर सकते हैं। एक ही कोड को आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबल है, मतलब अलग अलग सिस्टम पे वो चल सकता है। आपके सिस्टम पे आपने कोई कोड डेवलप किया तो कहीं और भी वो ये चल सकता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आपने किसी एक प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया, मान लेते हैं कोई आपने एक कोड डेवलप किया कि जिसमें आपने कोई IDE यूज़ किया था। IDE इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, या अभी आएगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आपने कुछ एक IDE यूज़ किया होगा, IDE यूज़ किया होगा, तो उसमें आपने विज़न वाले में यूज़ किया था यहाँ पर अपने लैपटॉप पे, और फिर आप चाहते हैं उसको
कि हम एक्लिप्स पे चलाएं, तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाकर आप उसको चला सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपने इधर डेवलप किया तो इधर ही चला पाएंगे और सामने वाले के पास सेम कॉन्फ़िगरेशन हो तभी चला पाएंगे। ठीक है, सपोर्ट्स क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली UPS को सपोर्ट कर रहा है तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, सी लैंग्वेज डजेंट, मतलब कि सी में ये चीज़ फीचर नहीं था, क्लास और ऑब्जेक्ट का फीचर जो है वो सी में नहीं था, तो आपका C++ में ये चीज़ देखने के लिए मिल जाता है हमको। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें C++ IDE। ठीक है, तो C++ IDE क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। कहने का ये मतलब है कि जो आप कोड करना चाहते हैं, आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी आप कोड करने बैठ जाएंगे तो वो फिर कंपाइल कैसे करेंगे, रन कैसे करेंगे, रिजल्ट कैसे देखेंगे। ठीक है, लिखने के लिए तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी लिख सकते हैं कोड को, लेकिन आप उसको कंपाइल रन कैसे करेंगे? तो कुछ ऐसा होना चाहिए, कंपाइलर होना चाहिए हमारे पास जो इस चीज़ को सॉल्व कर सके, हमारी समस्या को सॉल्व कर सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं IDE। तो कौन कौन से हैं? कोड ब्लॉक्स एक IDE है, एक्लिप्स एक IDE है, एक विजुअल स्टूडियो एक IDE है। ठीक है, तो यही मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बता रहा था कि विजुअल स्टूडियो में आपने कोड किया अपने सिस्टम पे और सामने वाले के पास एक्लिप्स का IDE है, तो आप उसमें चला सकते हैं। ठीक है, तो कोड ब्लॉक्स, एक्लिप्स और विजुअल स्टूडियो, ये 3 इसके IDE हैं, और भी होंगे बट ये 3 मेजर अपने मतलब पॉपुलर है। एक्लिप्स तो काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सब कुछ नहीं है, बस एक सॉफ्टवेयर है जो कि जिस पर आप कोड करके उसको कंपाइल रन वगैरह कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपका कोड सही है नहीं है। ठीक है, इसके बाद पहला एग्जाम्पल आता है, फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, एक ये जो है बहुत बेसिक सा सवाल है, इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट में। तो इसके थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग भी सीख जाए। ठीक है, जिनको आता है उनके लिए अच्छा है, नहीं आता है तो थोड़ा बने रहिए, आप समझिए चीज़ों को मेरे साथ। और मोटा मोटी एंड ऑफ द लेक्चर में क्या होगा, एंड ऑफ द लेक्चर नहीं, एंड ऑफ द सीरीज़ में ये होगा कि आप बेसिक कोडिंग तो करने ही लग जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा पहला लाइन था इंक्लूड IO स्ट्रीम। तो ये क्या है? ये है अब आपका हेडर फाइल लाइब्रेरी है। ठीक, क्या है ये? हेडर फाइल लाइब्रेरी है, राइट, वर्क्स विथ IO ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब IO ऑब्जेक्ट क्या है? IO इज इनपुट आउटपुट। ठीक है ना, जहाँ भी ऐसा आपको देखने के लिए मिले IO, मैं जहाँ भी लिखूंगा दैट इज इनपुट आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? सी आउट है। तो आप सी आउट जो यूज़ करना चाहते हैं, ये सी आउट को आप यूज़ करना चाह रहे थे क्योंकि आपको कुछ प्रिंट करना है, तो आप सी आउट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप सी आउट यूज़ करते हैं तो अब कंप्यूटर थोड़ी समझ में आएगा, कंपाइलर थोड़ी समझ में आएगा भाई सी आउट क्या है। तो इससे क्या होता है कि इंक्लूड जैसे ही आप कर लेते हैं किसी इसको ऑब्जेक्ट को, तो ये सीधा सीधी वहाँ से समझ में आ जाता है इसको कि भाई जो ये जो सी आउट लिखा है ये अपने मन से नहीं लिखा है, उस स्ट्रीम में था, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में था, वहाँ से ये लिख पा रहा है। ठीक है, तो हेडर फाइल लाइब्रेरी बोलते हैं, वर्क्स विथ इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट। ठीक, सी इन सी आउट आएगा, सी इन अभी नहीं है, सी इन आएगा जब आएगा, सी इन कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये तो आउटपुट के लिए हो गया, इनपुट के लिए सी इन होता है, सी इन। ठीक है, हम जब देखेंगे तब देखेंगे, फिलहाल आपको ये पहला लाइन समझ में आ गया होगा। दूसरा लाइन क्या है? ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, तो यूज नेम्स फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल फ्रॉम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, तो std क्या है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, और इसमें ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स जो भी उसमें मौजूद होंगे, स्टैंडर्ड एक लाइब्रेरी होगी जो आप कंपाइलर इंस्टॉल किया है। मान लेते हैं कि एक्लिप्स का आपने कंपाइलर इंस्टॉल किया है, तो उसमें क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल होगा, उसमें क्या होगा आपका नेम्स और ऑब्जेक्ट्स के जो हैं, नेम्स और वेरिएबल के जो हैं वो आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, नेम्स फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल फ्रॉम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो बेसिकली हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं कि भाई वो पहले से लिखाया है, उसको हम लोग बस लिया। वो जब खाना बनाते हैं ना तो MDH का मसाला फाड़ के सीधा डाल देते हैं। ठीक है, तो और इसको पता, सब्जी को पता चल जाता है कि मसाला पड़ चुका है हमारे पास, तो वो इंक्लूड कर लिया हमने बेसिकली। तो वही यहाँ पर करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर स्पेस आप देख रहे होंगे, ये जो स्पेस देख रहे हैं ना, दिस इज स्पेस इग्नोर्ड बाय C++। जो है वो स्पेस को इग्नोर कर देता है। ठीक है, इससे क्यों हम स्पेस डालते हैं फिर? तो इस स्पेस डालने का एक कारण है कि यहाँ जो स्पेस होने से रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है ना, अलग अलग सा। ये तो छोटा प्रोग्राम है तो इसमें आप एक साथ सटा के भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो बड़ा कोड होगा वो कम से कम 1000, 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख लाइन्स का कोड होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो अगर स्पेसेस नहीं होंगे ना तो थोड़ा क्लमजी लगेगा, मतलब अजीब सा लगेगा कि भरा भरा सा लगेगा, थोड़ा खाली खाली लगता तो अच्छा दिखता है ना। ठीक है, अब जिनको भरा भरा पसंद है वो भरा भरा ही यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो सी आउट क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम अभी देख चुके हैं कि वर्क्स विद इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट। तो सी आउट क्या है? ऑब्जेक्ट है। सी इन वी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब वो क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ा था ना, वही ऑब्जेक्ट है, राइट। इसके बाद ये क्या है? इंसर्शन ऑपरेटर है ये सी आउट। तो ये इंसर्शन ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारा वो डबल कोट्स में है उसको क्या कर रहे हैं, सी आउट में एज अ पैरामीटर भेजेंगे और वो हमको प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, रिटर्न है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि C++ में, मैंने जावा में तो वाइड मेन होता है, लेकिन C++ में आपको रिटर्न इंट करना ही पड़ता है। ठीक है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो
अब रिटर्न इंट करना पड़ता है, तो मतलब इनमें बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू सेट है। आप अगर रिटर्न 0 लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, ठीक, आपकी इच्छा पर है। क्योंकि मैंने ये कोड को रन करके देखा है बिना रिटर्न के भी और रिटर्न के साथ भी, तो दोनों ही केस में उत्तर मतलब जो आपका जवाब है वो सही बराबर ही मिलता है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। तो रिटर्न 0 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। रिटर्न टाइप आपने मेंशन जरूर किया है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न का कोई वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पर अगर वैल्यू, ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, जहाँ पर अगर आपको वैल्यू चाहिए वहाँ तो फिर लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। दो चार पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखते चलते हैं। अगर हमने नेम स्पेस, हमने लिखा था ना कि यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। अगर नेम स्पेस वर्ड आप यूज़ नहीं करते हैं, ये जो वर्ड है आपने वो हेडर में नहीं यूज़ किया, ठीक है, आपने मतलब इंक्लूड नहीं किया होगा, ठीक है। इन दैट केस हाउ विल यू प्रिंट, ठीक है। यहाँ पर आप गौर कीजिए एक चीज़ को, ठीक है। ये नेम्स जो है ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स की, वो आप यूज़ कर पाते हैं। मैंने कहने का ये मतलब है कि आपने इसके थ्रू सी आउट को मैंने इनपुट आउटपुट जो है वो इंक्लूड कर लिया, लेकिन उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स के जो नाम लिखे हैं, वो इंक्लूड करने के लिए आप ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, नेम स्पेस std। अगर आपने ये नेम स्पेस std नहीं लिखा है तो आप इनपुट आउटपुट का वेरिएबल यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उस नाम को यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करें? तो इन दैट केस आप एक काम कर सकते हैं, उसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम उसको इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, std 2 बार कोलोन और std 2 बार कोलोन और उसके बाद सी आउट करके नॉर्मल। ये यहाँ से सी आउट के बाद तो नॉर्मली है, मैंने छोटा ही लिखा है क्योंकि ऊपर में हेलो भानु करके लिखा था ना, हेलो भानु रेडी टू कोड इन, रेडी इन कोड लिखा हुआ है भाई। चलिए इन कोड ही रखना चाहिए, कोड इन होना चाहिए था, जैसे ये इन इधर होना चाहिए था, है ना, अरे ये इधर होना चाहिए था, बट रेडी टू कोड इन। चलिए इसको एडिट ही मार देते हैं यहीं पे। ओके सॉरी, ये प्रिंट किया हुआ है तो उसको हटाइए, थोड़ा मतलब उसका स्पेलिंग मिस्टेक है, बट कोड्स के अंदर जो भी मिस्टेक है, मतलब स्पेलिंग क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है यहाँ पर, बट ठीक है, जो भी कोड्स के अंदर होगा वो प्रिंट कर देगा। उतना बड़ा मैंने नहीं लिखा, बस हेलो लिखा है यहाँ पर। तो अगर आप नेम स्पेस वर्ड यूज़ करते हैं तो आप सी आउट सीधी यूज़ कर सकते हैं। नेम स्पेस वर्ड नहीं यूज़ करते हैं तो आपको std 2 बार कोलोन और उसके बाद सी आउट लिखना पड़ेगा, ठीक है। उससे उसको कंपाइलर को पता चल जाता है कि सी आउट जो नाम का चीज़ है वो नेम स्पेस में था, वो उन्होंने नहीं लिखा है, तो std से हम लोग इसको लेकर के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से लेकर के आना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सी आउट डज नॉट इंसर्ट अ लाइन एट द एंड बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जब आपने सी आउट लिखा, ठीक है, सी आउट जब मैंने आपको 2 बार अगर सी आउट का ये होता है, मान लेते हैं एक ईजी एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा यहाँ पर इस चीज़ का, कि अगर आपने सी आउट लिखा, सी आउट, ठीक है, हेलो हेलो, राइट, और दूसरा लिखते हैं आप सी आउट हाउ आर यू, ठीक है, छोटा ही लिख रहा हूँ मैंने, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो भावना समझिए कि स्ट्रिंग के अंदर जो होगा वो ऐसे ही प्रिंट हो जाता है, ठीक है, अंदर जो भी लिखा है उसे मतलब मत रखिए, ठीक है। तो इसका जब आउटपुट देखेंगे ना, इसका आउटपुट हो जाएगा हेलो हाउ आर यू, ये आउटपुट हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि जब ये सी आउट पहली बार प्रिंट किया तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लाइन इंसर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लाइन इंसर्ट नहीं कर रहा है। आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा अगर आप चेंज ऑफ लाइन चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर सी आउट जो है हेलो के बाद ये डाल देते हैं, ठीक है, स्लैश, ठीक है, ये बैक स्लैश और एन, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश होता है, बैक स्लैश होता है, ठीक है। तो दिस इज बैक स्लैश एन डाल देते हैं, छोटा एन। इससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है जो यूज़र है वो लाइन चेंज करना चाह रहा है, तो हम लोग उसको लाइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इन दैट केस अगर आप यहाँ पर ये सेम चीज़ को मैं अगर लिखना चाहूँ, ठीक है, पहला लाइन खाली बदल देते हैं, है ना, पहला लाइन का क्या है, बदल देते हैं सी आउट हेलो, ठीक है, पहला लाइन खाली बदल दिया, दूसरा लाइन एज इट इज़ रख लीजिए, एज इट इज़। तो इस केस में जब हम आउटपुट चेक करेंगे, यहाँ क्या है, ये आउटपुट है, ठीक है, ओ स्लैश पी इज आउटपुट। यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट यहाँ पर हो जाएगा हेलो, कंपाइलर को मिला या बैक स्लैश एन मिल गया, तो उसने क्या किया, नया लाइन क्रिएट कर दिया और अगला लाइन यहाँ पर आ जाएगा हाउ आर यू, ठीक है, क्लियर है ये चीज़।
तो यही चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है C++ में बाय डिफ़ॉल्ट आपका नया लाइन इंसर्ट नहीं होता है, आपको एक्सप्लिसिटली \n लिखना पड़ेगा, तभी आप इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर एवरी \n, ठीक है, अ न्यू लाइन इज इंसर्टेड। अब आप समझिए कि मैंने एक \n एक बार डाला, ठीक है, अगर मैं ये 10 बार डाल दूं तो 10 लाइन इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितनी बार आप ये डालेंगे \n डालेंगे तो उतना लाइन जो है इंसर्ट हो जाएगा। आप 2 डालेंगे तो 2 लाइन इंसर्ट हो जाएगा, 3 डालेंगे 3 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपने 5 डाला तो फिर भी एक ही लाइन इंसर्ट होगा, नहीं, बाकी सब मैंने पहला को देखेगा बाकी को वाइड कर देगा, ऐसा नहीं है, सभी को वो मानेगा और सभी का कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक लाइन इंसर्ट होगा। ठीक है, अब ये \n है क्या चीज़, तो ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि नया लाइन क्रिएट मैंने इंसर्ट कर रहा है, तो मैंने एक्चुअली ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, एस्केप सीक्वेंस है एक, क्या है ये, एस्केप सीक्वेंस, राइट, ये एस्केप सीक्वेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, फोर्सेस, ये फोर्सेस लिखा हुआ है CES, फोर्सेस कर्सर टू चेंज इट्स पोजीशन टू न्यू लाइन। ठीक है, तो जहाँ भी कर्सर होगा, एक लाइन को उसने प्रिंट किया होगा, ठीक है, और कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, और जिसको क्या मिल गया, \n मिल गया, तो ये क्या करता है, कर्सर को फोर्स करता है कि भाई तुम यहाँ से भागो, पहली लाइन की शुरुआत पे चले जाओ। ठीक है, तो पहला एक, अगर मान लीजिए एक और n रहता तो यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा होता और उसको मिलता दूसरा वाला, तो फिर बोलता है कि भाई तुम दूसरी लाइन की शुरुआत पे चले जाओ, ये दूसरी लाइन की शुरुआत पे आ जाता। तो यही मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था, मतलब लास्ट पॉइंट में यही बता रहा था आपको। ठीक है, तो इसको एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। तो क्या और ऐसे एस्केप सीक्वेंस हैं, तो हाँ हैं, कुछ और ऐसे एस्केप सीक्वेंस हैं हमारे पास। पहला तो ये है /t है। ठीक है, /t क्या करता है, इंसर्ट्स अ हॉरिजॉन्टल टैब, आपको ये याद रखना है कि ये टैब इंसर्ट करता है। ठीक है, /t जो है, /n जो था न्यू लाइन इंसर्ट कर रहा था, /t जो होगा वो टैब इंसर्ट करेगा। उसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल यहाँ पर है cout हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है, /t लगा हुआ है। ठीक है, आई एम लर्निंग C++, तो यहाँ पर देखिए एक टैब का गैप यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब टैब क्या होता है, टैब होता है मान लीजिए 4-5 स्पेस का मिला करके एक टैब का स्पेस होता है। मान लीजिए 5 बार आप स्पेस बार दाबते हैं और एक बार टैब मारते हैं, तो दोनों जो है मोटा मोटी बराबर स्पेस रखता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप चाहे तो 5 बार स्पेस मार दीजिए, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, उसके बाद 5 बार स्पेस मार करके फिर आप बंद कर दीजिए डबल कोट्स को, तो वो भी चलेगा। बट चूँकि थोड़ा स्मार्ट वे में काम करना है ना हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, टैब \t यूज़ करके उतना स्पेस जो है वो सिर्फ एक छोटा सा वर्ड लिख करके कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा होता है ना कि \t लिखने के लिए आपको 2 की स्ट्रोक चाहिए, एक \t का की स्ट्रोक चाहिए, एक t का की स्ट्रोक चाहिए, राइट। और उसी में आपको क्या मिल जाता है, 6 स्पेसेस 5 स्पेसेस, जितने का भी होता है उतना स्पेस आपको मिल जाता है। और ये जब आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़े, मान लीजिए आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये चीज़ 1000 बार हुआ है, तो आपको कितने की स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, 2 की स्ट्रोक एक बार के लिए, तो 1000 बार के लिए 2000 की स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे। ठीक, मान लेते हैं अगर वही आप स्पेस से कर रहे थे और 5 स्पेस का एक टैब हो रहा था, 5 स्पेस, ठीक है, 5 स्पेस बार जो है वो हमको क्या दे रहा था, एक टैब का स्पेस दे रहा था, एक टैब का स्पेस दे रहा था। तो अब ये समझिए कि 1000 बार आप कर रहे थे, तो इस केस में कितना हमको जरूरत पड़ा, 2000 की स्ट्रोक का। इस केस में कितना लगेगा, 5000 की स्ट्रोक का। ठीक है, तो अगर छोटा प्रोग्राम है जैसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इसमें तो क्या है कि 5 बार स्पेस मार दो, क्या दिक्कत है। लेकिन जब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग में जाते हैं तब वहाँ पर थोड़ा स्मार्टर वे चाहिए होता है चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि 5 बार स्पेस बार जो हम लोग 1000 बार करेंगे, मतलब 5 × 1000 इज 5000 बार जो स्ट्रोक मारेंगे स्पेस बार का, उससे बेहतर है कि आप 2000 बार ये कर लीजिए, जिसमें से 1000 बार \n का होगा और 1000 बार n का होगा। चलिए, ये तो ये आपको समझ में आ गया कि वो टैब जो है यहाँ पे डाल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर डबल \. ठीक है, ये क्या है, डबल \. है। तो क्या करता है, इंसर्ट्स अ \. कैरेक्टर। ठीक है, तो 2 बार जब इसको \. मिला, तो आप एक बार एक चीज़ गौर कीजिए यहाँ पर कि जब \n था, तो \. क्या कर रहा था, ये कंपाइलर को बता रहा था कि कुछ अलग होने वाला है इसके बाद। जब कंपाइलर को उसके बाद कुछ n मिलता था तो वो न्यू लाइन कर देता था। \t था, ठीक है, \t था, तो अगेन इसको कंपाइलर को ये मिला, तो उसको पता चल गया कि इसके बाद कुछ अलग होने वाला है, तो t मिला, वो टैब क्रिएट कर दिया। \. है, तो पहला \. क्या करेगा, कंपाइलर को बताएगा कि भाई इसके बाद कुछ अलग होने वाला है, और जब उसको अगला जो कंपाइलर को ये \. मिलेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हमको \. बेसिकली इंसर्ट करना है। ठीक है,
तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, सी आउट हेलो वर्ल्ड डबल बैक स्लैश है यहाँ पर, ठीक है, डबल बैक स्लैश है। सी आउट आई एम लर्निंग C++, ठीक। अब हेलो लिखा, अब न्यू लाइन तो आएगा नहीं, टैब आएगा नहीं, क्योंकि न्यू लाइन और टैब दोनों का कमांड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2 बार बैक स्लैश था तो एक बैक स्लैश यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई एम लर्निंग C++, तो ये हो सकता है कि आपके आउटपुट वगैरह के जो सवाल होते हैं इसमें ये आ जाए कि इसका आउटपुट क्या होगा। एक छोटा सा लाइन दे दे और जैसे यही इतना ही सा कोड दे दे और पूछ दे कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या हो, तो ये है, आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, ये आराम से हो जाएगा आपसे, ठीक है। अगला क्या है, बैक स्लैश डबल कोट्स है, बैक स्लैश डबल कोट्स, ठीक है। तो इंसर्ट्स डबल कोट कैरेक्टर। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि पहला वाला जो है वो कंपाइलर को क्या बताएगा कि भाई इसके बाद कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। तो बैक स्लैश मिला तो उसने बैक स्लैश इंसर्ट कर दिया, इसको डबल कोट्स मिलेगा तो डबल कोट्स इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब ये देखिए इसका एग्जांपल, सी आउट दे कॉल हिम बैक स्लैश, ये आ गया, ठीक है, बैक स्लैश और डबल कोट्स आ गया, जॉनी बैक स्लैश और डबल आ गया, फिर डॉट आ गया, फिर ये आ गया। अब आप गौर कीजिए कि ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। अगला होता है कि बैक स्लैश के बाद डबल कोट्स मिला है तो ये डबल कोट्स उठ के यहाँ आ गया, ठीक है, जॉनी उठ के यहाँ आ गया, और फिर बैक स्लैश मिला तो कंपाइलर को पता चला कुछ अलग होने वाला है इसके बाद, तो ये बैक स्लैश उठ के यहाँ पर आ गया, ठीक है। और फिर ये डॉट जो है एज इट इज़ यहाँ आ गया और ये स्ट्रिंग जो है वो क्लोज कर दिया गया। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो आउटपुट आपका पूछ सकता है, यहाँ से भी आउटपुट आपको पूछ सकता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। मज़ा आ रहा है? बस ख़त्म ही करते हैं, लास्ट ही पॉइंट है, ठीक है। अब न्यू लाइन हमने क्या किया था, /n से यूज़ किया था, राइट। /n यूज़ करके, /n यूज़ करके हमने न्यू लाइन का कमांड दिया था कंपाइलर को, उसे पता चला था। अगर हमारे को उस समय ध्यान नहीं आता कि भाई $n से ये जो है ये हमको ध्यान नहीं आता कि यार वो लगाने मैंने कि ऐसे भी कुछ होता है, कि मान लीजिए हम प्रोग्रामिंग करने बैठे और हमको पता चला कि हमको ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, ये इंसर्ट कर देंगे तो नया लाइन आ जाएगा। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम उससे भी लाइन इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ end1, ठीक है। end1 जो है वो हम यूज़ करके ये काम कर सकते हैं, राइट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये end1 जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो end1 कैसे यूज़ करते हैं उसका यूज़ देखते हैं, सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड में जो ये डबल कोट्स है ना, इसके पहले ही होना चाहिए था /n, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं है, तो फिर भी हमको एक और हमारे पास है कि हम लोग इसको फिर से ये कर देंगे और ये ऐसा end1 लिख देंगे। जैसे end1 लिख देंगे कंपाइलर को end1 दिखेगा, वो क्या करेगा, एक लाइन यहाँ इंसर्ट कर देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जिसका जो आउटपुट आया है उसमें पहला लाइन ये है, उसके बाद एक नया लाइन बना, यहाँ पर गया कर्सर और फिर ये वाला आया, राइट। तो इसी के साथ ये छोटा सा जो पार्ट था वो ख़त्म होता है। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबा ना जाए, लेकिन समझाने में क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हमारा जो लास्ट पार्ट है इसके बाद वो देख लेते हैं, है ना। ये है मेरा स्कैन कोड, तो आप लोग जो भी सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज़ कर सकते हैं। और अगर स्कैन कोड काम ना कर रहा हो किसी भी कारणवश, तो हम मेरा ये QR कोड है, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं इसको, UPI ID है, ठीक है, UPI ID है। तो आप इस पर भी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे। तो मिलते हैं जस्ट अगले पार्ट में। तो इसी एक साथ हम लोग इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।